लाइव। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूं जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं एमसीक्यू स्टार्ट करवाऊं, आबकारी आरक्षक का ये जो आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी पूरी टीम तैयार है जिसके द्वारा कंटिन्यू क्लासेस चल रही है और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपको क्या चीज़ याद रखना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ से क्लासेस को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, और इसके पहले कि पहले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँ, आप सभी को बता देता हूं कि आज हम प्रश्न करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कही जाती है, या संविधान को उसकी आत्मा की आख्या मतलब उपाधि प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी संविधान के सभी अनुच्छेद। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व और डी संविधान के सभी अनुच्छेद। चलिए, एक दिन मैंने क्लास में बताया भी था, यदि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कही जाती है। अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा है आपका 32, लेकिन भाग कहेगा और आत्मा कहेगा तो किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को। यदि आपको याद होगा तो होगा, मैंने क्लास में ये बातें आपसे कही थी कि यदि भाग कहेगा, संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, प्रस्तावना। लेकिन अनुच्छेद कहेगा तो क्या हो जाएगा 32, और भाग को प्रस्तावना, अनुच्छेद को 32, आत्मा है कहने वाले कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखना है यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो। वहीं यदि मैं मौलिक अधिकार की बात करूं, किसकी, मौलिक अधिकार की बात करूं, तो मौलिक अधिकार के लिए हम कौन सा भाग पढ़ते हैं, भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करूं तो 36 से लेकर 51 तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो बिल्कुल भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कही जाती है, तो बिल्कुल याद रखना है किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था बनाने के दौरान, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर। बताइए क्या होगा। जवाब आ रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो याद रखना है, क्या प्रस्तावना पर, क्या मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर। तो नीति निर्देशक तत्व के लिए हम 36 से 51 तक पढ़ते हैं भाग 4 में। वहीं मौलिक अधिकार की बात करूं तो भाग 3 में पढ़ते हैं हम 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद। मूल कर्तव्य के बारे में बात करूं तो भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में पढ़ते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, लोकतंत्र भारत, लोक गणराज्य, सी लोक संप्रभुता और डी हम भारत के लोग। चलिए बताइए,
भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। याद रखना है, जब आप प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हम भारत के लोग भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करते हैं, ऐसा आपका लाइन स्टार्ट होता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना शुरू कहाँ से होता है। तो याद रखना है, प्रस्तावना क्या लोकतंत्र भारत से शुरू होता है? प्रस्तावना क्या लोक गणराज्य से शुरू होता है? क्या लोक परम सभ्यता से होता है? बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानसभाओं की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, इसलिए यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, याद रखना है, हर 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है अपना सरकार चुनने का, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार का। तो कहीं ना कहीं भारत को गणतंत्र, गण का मतलब क्या होता है? जनता। गण का मतलब क्या होता है? जनता। तो जनता का शासन है, क्योंकि हर 5 साल में आपको चुनाव में मतदान करने का और अपना सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल हो जाएगा आंसर डी। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुसलमान राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। ये सारे प्रश्न जो आज हम कर रहे हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पेपर में पूछा गया है, वो सारे प्रश्न हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या डी इनमें से कोई नहीं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत है एक यदि पूछा जाएगा आपसे तो याद रखना है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहने का मतलब ये पर्टिकुलर किसी एक धर्म को नहीं मानता, ना ही किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ भेदभाव करने को सिखाता है। ये कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करिए और सभी धर्मों का पालन आप अपनी इच्छा अनुसार से कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म के हैं उसकी उपासना कर सकते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहते हैं आपका। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है,
राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। और डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। चलिए बताइए क्या होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ऑप्शन आपके सामने है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन करता है, बल्कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला प्रश्न, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष का पद वंशानुगत रूप से ना हो। क्या ना हो, वंशानुगत रूप से ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका पेपर में पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है जो कि कब हुआ था, 1976 में। याद रखना है आपको, पेपर में यदि पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था करके, तो याद रखना है कब हुआ था, 1976 में। इसमें आपको याद रखना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पेपर में ये पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट प्रश्न है, बार बार पूछता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्यों? बताइए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। डी, भारत राज्यों का एक संघ है। गणतंत्र मतलब जनता का शासन। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। गणतंत्र की बात कर रहा है तो याद रखना है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। याद रखना है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? इसके लिए आपको प्रस्तावना का वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और डी लोक कल्याण? कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी हो जाएगा, लोक कल्याण। ये आपके प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं? ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, किसके बारे में बात कर रहा है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी। अगला, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। उसका अपना लिखित संविधान है। और डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्य अध्यक्ष कहने का मतलब ये है, हर 5 साल में आप विधानसभा के चुनाव में भाग लेते हैं ना, उसी की वो बात कर रहा है। क्योंकि गणराज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें जनता का शासन हो, जिसमें जनता के द्वारा लोगों को चुना जाए। तो बिल्कुल उसी के कारण से आपका कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चलो बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो याद रखना है, सर से पहले है, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी यानी कि जनता, और गणतंत्र। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जिसका नाम है सेक्युलर का अर्थ है, बताइए सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। बताओ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद की स्वतंत्रता, बहुदेववाद की स्वतंत्रता, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। बी, एकेश्वरवाद, सी, बहुदेववाद, और डी, सभी धर्मों की अस्वीकृति। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। हम भारत के लोग, बताइए।
चलिए, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। याद रखना है, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय या डी सामाजिक स्पर्धा। समाजवाद का अर्थ है, बताइए। समाजवाद का अर्थ है, याद रखना है, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया है? देखो, यदि अमेरिका के, यूएसए मतलब क्या हो गया आपका? अमेरिका। इसके बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, यूएसए मतलब आपके अमेरिका के बारे में यदि मैं बात करूं, ठीक है, किसके बारे में? यूएसए अर्थात आपके अमेरिका के बारे में मैं बात करूं, तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ से हमने राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है, राष्ट्रपति का महाभियोग। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल, भाग 17। लेकिन आपसे पूछा है कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। मैंने 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची बताई थी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। तो वह समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है पूछेगा, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसी कही जाती है? प्रस्तावना को। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातंत्रीय भारत के शब्दों से। बताओ जी, क्या होगा इसका आंसर? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है बताइए? ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन पहले मैंने और बताया था, हम भारत के लोक शब्दों से। कहाँ होता है? हम भारत के लोक शब्दों से होता है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी बोल्शेविक क्रांति और डी चीन की क्रांति। चलिए बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ठीक है, तो याद रखना है चीन की क्रांति 1912। याद रखना है चीन की क्रांति 1912 का इस पर कोई प्रभाव नहीं झलकता है।
मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, और डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। बताइए क्या होगा आंसर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है, तो याद रखना है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, और उसके पहले कुछ और चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यदि आप मोर छत्तीसगढ़ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीजी व्यापम में आपका चल रहा है लक्ष्य बैच, सीजी व्यापम में आपका चल रहा है लक्ष्य बैच, जिसके अंतर्गत आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, फिर आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमार गुरुजी लाइव बैच चल रहा है, हमार गुरुजी लाइव बैच, जिसमें भी आप बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो। एडीओ का त्रिनेत्र बैच चल रहा है जिसका प्राइस 699 रुपये हो गया है। अब ये 1299 रुपये, 1999 नहीं बल्कि आपको 699 रुपये में मिल जाएगा। अब ये क्लास सब इंस्पेक्टर की क्लासेस भी चल रही है, सीजीपीएससी की भी क्लासेस चल रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस का भी क्लासेस चल रहा है, सीजी व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक का भी क्लासेस चल रहा है, प्री बीएड और प्री डीलेट की भी इंडिविजुअल क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल आप इन सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में और कंटिन्यू बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर प्रस्तावना में? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो भाग 3 आपका क्या कहता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हमने कहाँ के संविधान से लिया है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है मौलिक अधिकार को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं तो 12 से लेकर 35 तक इसमें हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। भाग 4 के बारे में बात करोगे, भाग 4 क्या कहता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। और बिल्कुल लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं तो याद रखना है प्रस्तावना में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रस्तावना। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष और डी आपका एकता और अखंडता। चलिए बताइए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या और किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष और डी आपका एकता और अखंडता। तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यदि बात किया जाएगा 1976 के द्वारा तो प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है तो याद रखना है आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष। किसको नहीं जोड़ा गया है तो याद रखना है गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। दूसरा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, वही है आपका। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976, कब याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, आपके संसद में, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन कह रहा है, शासन की बात कर रहा है कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आपके राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, भारत संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? संवैधानिक, वंशानुगत, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो याद रखना है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को, यानी कि जनता के शासन को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस स्वरूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपयुक्त सभी? चलिए बताइए। तो याद रखना है, राजनीतिक राजतंत्र को भी, आपके आर्थिक लोकतंत्र को भी, सामाजिक राजतंत्र को भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बना रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। मूल अधिकार भाग 3, राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4, मूल कर्तव्य भाग 4 का
किस में किया गया है? तो याद रखना है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में किया गया है? तो याद रखना है प्रस्तावना में। किस में किया गया है? आपके प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, और डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गया है मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या डी मूल कर्तव्य। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तुत में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए आपको याद रखना है, प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय वाक्यों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करने की तिथि। चलिए बताइए, प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या स्पष्ट नहीं करता है, तो याद रखना है आपको, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि, ये सब तो करता है। याद रखना है संविधान को लागू करने की तिथि। आंसर क्या हो जाएगा? संविधान को लागू करने की तिथि के बारे में बात करता है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रस्तावना में देश का कौन सा उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका?
भारत की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? क्या हिंदुस्तान और इंडिया, क्या भारत और हिंदुस्तान, क्या भारत और भारतवर्ष? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत और इंडिया। क्या हो जाएगा आंसर? भारत और इंडिया हो जाएगा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत की जनता द्वारा, या किसके द्वारा? चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन अच्छा है, आपके पेपर में आने लायक है। भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा स्वीकृत की गई? तो किसके द्वारा किया गया है? आपके भारत की जनता के द्वारा। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहने का मतलब क्या होता है? जनता का शासन जनता के लिए। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर बताना पड़ेगा। क्या भारतीय संसद में, क्या राष्ट्रपति में, क्या प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में? तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? ठीक है, बस कुछ ही प्रश्न और बचे हुए हैं, फिर क्लास को हम ओवर करेंगे आज का। भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत, इट मीन्स एडॉप्ट। ओके, चलिए बताइए। 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949 को? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, याद रखना है, 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को। और आज का आखिरी प्रश्न, संविधान का, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तैयार किया गया, क्रीम पाउडर लगा के नहीं, पता चला वो वाला तैयार समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि विचित्र विचित्र प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ। तैयार होने का मतलब बनकर तैयार हुआ, कॉपी में लिख विख के या जहाँ पर भी उन्होंने रखा होगा, कंटेंट तैयार हुआ एक प्रकार से आपका, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्री बीएड की क्लासेस चल रही है, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, सीजी व्यापम के तहत आपका जो वैकेंसी आया है प्रयोगशाला परिचारक, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप क्लासेस इसको भी परचेस कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ पुलिस का लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच का ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, CGPSC 2025-26 जिसकी क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही है, एडीओ में त्रिनेत्र बैच, आपके हमार गुरुजी में लाइव बैच, इसके अलावा सीजी व्यापम लक्ष्य बैच, इसके अलावा मोर छत्तीसगढ़ बैच। तो बिल्कुल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को, जो भी आपका मन करे बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।